गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप? आज की शाम आप जैसे संगीत प्रेमियों के नाम एंड आई मेक श्योर आज की शाम रॉकी एंड बैंड के साथ आप लोगों की बहुत ही यादगार शाम होगी। तो हो जाइए तैयार रॉक एंड रोल करने के लिए रॉकी के गानों के साथ। कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है सर। शरीर के ऊपर के हिस्से में घाव वगैरह भी नहीं है। यहाँ स्टेज पे किसी भी चीज को हाथ तो नहीं लगा किसी ने? नहीं सर। ये आग कैसे लगी? पता नहीं सर कैसे लगी। जैसे हमने रॉकी को आग की लपटों में घिरे देखा, हम भागकर स्टेज पर आए, पर सर रॉकी को हम बचा नहीं पाए। आप लोगों ने किसी को ये आग लगाते हुए देखा? या कोई जलती हुई चीज स्टेज पे फेंकते हुए देखा किसी को? बड़ी अजीब बात है, स्टेज के बीचों बीच अचानक आग कैसे लग सकती है? स्टेज में कुछ है। एक काम करो, स्टेज को अच्छी तरह से चेक करो। सर, हाँ? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? पर यहाँ नहीं, आप आइए मेरे साथ। चलिए। बोलो, क्या बताना चाहती हो? मुझे शक है कि किसी ने उसका खून किया है। किसने खून किया? कौन है वो? सर वो कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों से हमारे बैंड को धमकी भरे लेटर्स भेज आ रहे थे। धमकी भरे लेटर्स? हाँ, और वो सारे लेटर्स रॉकी के नाम पर भेजे जा रहे थे, वो भी खून से लिखे हुए। क्या आप हमें वो खून से लिखे हुए लेटर्स दिखा सकती हैं? हाँ सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्लीज। सर, अगर लेटर्स भेजने वाले ने आग लगाई है तो इसका मतलब है कि शो के दौरान वो ऑडिटोरियम में मौजूद था। हाँ पूर्वी, लेकिन उसने ये आग लगाई कैसे, ये पता लगाना जरूरी है। सर, मिला फ्रेडी? सर, ये देखिए, नीचे से एक वायर का तार निकला हुआ है। तार निकला हुआ है स्टेज के नीचे से? तो फिर ठीक उसी जगह पे जहाँ पे रॉकी खड़ा था, जलने से पहले।
स्क्रू ड्राइवर देना। सर नीचे तो एक कमरा है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है। नीचे जाके देखते क्या है, जरा टॉर्च देना। अरे ये कैसा छुपा हुआ कमरा है सर? पूरे कमरे में धूल मिट्टी पड़ी हुई है। ये कलाकारों के लिए अलग से बनाया हुआ कमरा है। यहाँ से स्पेशल एंट्री दिखाते हैं। सर खूनी ने स्पेशल एंट्री के लिए बनाए दरवाजे का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया है। सर ये देखिए, ये वायर ऊपर से नीचे आ रही है सर। ये वायर ये क्या है? चिपचिपा सा है। ये तो रबर सोल्यूशन है। सर रबर सोल्यूशन यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे क्यों? ओह, अब समझ में आया। ये सारा मामला है क्या? क्या सर? ये सब रॉकी को मारने का प्लान था। ये इलेक्ट्रिक वायर, ये रबर सोल्यूशन। रॉकी को मारने का प्लान? वो किसे? बताता हूँ फ्रेडी। पहले ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक वायर जाता कहाँ है। संभाल के। सर ये तो बैक स्टेज एरिया है। वो देखिए, एक्स्ट्रा ड्रम्स और गिटार भी दिख रहे हैं। ये देखो, वायर मेन स्विच से कनेक्टेड है। आपको समझ में आया फ्रेडी? फ्रेडी, रॉकी ठीक उसी जगह पे खड़ा था जहां से हम लोग नीचे आए हैं, और ये वायर उस दरवाजे से कनेक्टेड था और आसपास रबर सोल्यूशन पड़ा हुआ था। जैसे ही कंसर्ट शुरू हुआ, किसी ने ये मेन स्विच ऑन कर दिया। वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया और रबर सोल्यूशन में आग लग गई, और आग इतनी तेजी से फैली कि रॉकी कुछ कर नहीं सका। वही मारा गया बेचारा। सर अब खूनी का कैसे पता चलेगा? ये बैक स्टेज है, इसका मतलब है यहाँ के किसी स्टाफ ने कुछ देखा जरूर होगा। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी स्टाफ काम करते हैं उन सबको ऊपर इकट्ठा करो। चलिए। सब लोग आ गए? अच्छा एक बात बताओ, शो स्टार्ट होने वाला था या फिर शो स्टार्ट हो चुका था? उस वक्त आप में से किसी ने स्टेज के पीछे जो कॉरिडोर है उसमें जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है उसके आसपास किसी को देखा था? स्विच बोर्ड के पास? वो क्यों? क्योंकि किसी ने वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की है और वही आदमी रॉकी की मौत का जिम्मेदार है। ओ नो सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सर मैं तो स्टेज पर था रॉकी के साथ। और जो बैंड मेंबर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो लोग भी स्टेज पर खड़े थे रॉकी को चीयर करने के लिए। और तुम कहाँ थे? तुमने किसी को देखा स्विच बोर्ड के पास जाते हुए? देखो, घबराओ मत, सोच के बताओ। हाँ, शो शुरू होने से पहले आखिरी बार तुमने कॉरिडोर में किसको देखा था? सर इसे देखा था मैंने सर। करण, ये तुम क्या बोल रहे हो? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसे ही देखा था मैंने कॉरिडोर में यहाँ। अब बताओ मिस्टर करण, तुम कॉरिडोर में गए थे या नहीं? सर हाँ मैं गया था, लेकिन क्या करने गए थे तुम वहाँ? हाँ? तुम्हें शो में परफॉर्म नहीं करना था? सर मेरा गला खराब था और मुझे पता था कि मैं गा नहीं पाऊंगा,
इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं रॉकी के साथ परफॉर्म नहीं करूँगा सर, लेकिन मैंने रॉकी को नहीं मारा है सर। अच्छा सर, कॉरिडोर में और स्टेज के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। रेडी, तुम और पंकज सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करो, पता चल जाएगा ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ। सर वाकई ये लेटेस्ट तो फोन से लिखे हैं। माय गॉड, कमाल है यार। लोग धमकी देने का भी क्या क्या तरीका निकालते हैं। के किस सोच में पड़ा है तू? बॉस, ये जो लेटर्स हैं ये खून से लिखे गए। तो इसमें कौन सी अजीब बात है? अजीब बात यह है बॉस कि ये जो खून है वो इंसान का नहीं है, जानवर का खून है। जानवर के खून से? हाँ, ये लेटर्स भेड़ के खून से लिखे गए हैं बॉस, भेड़ के खून से। भेड़ के खून से? और क्या पता चला? ये लेटर्स मैंने अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। जिस किसी ने भी ये लेटर्स लिखे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। सलून साहब, ये रॉकी के शरीर पे जले हुए के अलावा किसी और चोट या घाव का निशान? नहीं सचिन, इस रॉकी के शरीर को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है और किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। इस रॉकी का शरीर आधा जल चुका था और जलने की वजह से इसकी मौत हुई। सर, जिसने भी ये धमकी भरे लेटर्स भेजे हैं सर, वही खूनी है क्या? हाँ निखिल, जिसने भी ये धमकी भरे खत लिखे हैं ना, उसी ने खून किया है। पर एक बात है, भेड़ का खून मुंबई जैसे शहर में आसानी से नहीं मिल सकता। वो जरूर किसी जंगल वाले इलाके या फिर फार्म हाउस वाले इलाके से ही मिला है। तो हमारे शहर के आसपास जितने भी फार्म हाउसेस है, वहां जाकर के पता लगाओ, पूछताछ करो और देखो किसने भेड़ का खून किसी को दिया है या फिर बेचा है क्या। सर, शहर के आसपास दो ही फार्म्स हैं जहाँ पे भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। एक पनवेल में है सर, जहाँ में कुछ पता नहीं चला। दूसरा ये है सर। चलो देखते हैं, शायद यहीं से कुछ पता चल जाए। सर, ये आदमी जो भी हो, उसने वो चिट्ठी भेड़ के खून से क्यों लिखी? पूर्वी, आदमी बहुत चालाक है। ये सब उसने हमें गुमराह करने के लिए किया है। वो देखो, उस आदमी से पूछते हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या भेड़ आप ही पालते हैं? हाँ, हम ही लोग पालते हैं। पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। देखिए, घबराइए मत। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए कि आपसे भेड़ खरीदने तो बहुत लोग आते हो, क्या कोई भेड़ का खून खरीदने आया था आपसे? भेड़ का खून? या भेड़ का खून? नहीं साहब, ऐसा तो कोई आदमी नहीं आया। अपने इन आदमियों से पूछिए जो काम कर रहे हैं, शायद इन्हें कुछ पता हो। ए, तुम दोनों आओ। जी साहब। अच्छा, ये बताइए कि आपसे कोई भेड़ का खून खरीदने के लिए आया था क्या? देखो, घबराओ मत, जो कुछ तुमको पता है सब कुछ सच सच बताओ। साहब, वो कुछ दिन पहले एक आदमी भेड़ का खून लेने आया था साहब। क्या? तुमने मुझे क्यों बताया? गलती हो गई, माफ कर साहब। वो उसके लिए उसने मुझे बहुत पैसा दिया था। बोला था कि कुछ
दवाइयाँ बनाना, इसके लिए उसे भेड़ का खून चाहिए था। क्या तुम उसे पहले से जानते थे? नहीं, मैं पहली बार मिला था। उसके बारे में और कुछ याद है तुम्हें? उसका पहनावा या उसकी कोई आदत? हाँ, उसके पास एक महंगा फ़ोन था। वो बार बार फ़ोन को ही देख रहा था सर। ऐसा फ़ोन मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा क्या था उस फोन? नीले रंग का फ़ोन था, उस पर स्टार बना हुआ था सर, और उसके पीछे कुछ एल जैसा लिखा हुआ था सर। 5-6 दिन पहले लोकम नाम की इंटरनेशनल कंपनी ने एक ऐसा फ़ोन लॉन्च किया है। अखबारों में उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। फिलहाल शहर में एक ही आउटलेट है इसका जहाँ ये फ़ोन मिलता है, लोखंडवाला में। रुकना एक मिनट सर। सर, ये उस मोबाइल कंपनी की दुकान है जिसके बारे में सचिन सर ने फोन करके बताया था। सुनिए भाई साहब, हमें एक मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए जो हाल ही में मार्केट में आया है आपकी कंपनी का। कहीं आप लोकम की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, लोकम का नीले रंग का फोन, पीछे एल लिखा हुआ और आगे स्टार बना हुआ। कहीं आप इस फोन की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, इसी फोन की बात कर रहे हैं। बोलिए साहब, क्या जानकारी चाहिए? सबसे नया मॉडल है, 10 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। आपको चाहिए तो अभी से बुक कर दूं? नहीं, हमें खरीदना नहीं। हमें ये पता करना है कि ये फोन किन किन लोगों ने खरीदा है। हमें उनकी लिस्ट चेक करनी है। पर क्यों साहब? देखिए, हम सीआईडी से और एक खून के सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी तक हमने सिर्फ 12 पीस ही बेचे हैं, कस्टमर का रिस्पॉन्स देखने के लिए। ये देखिए साहब, वो लिस्ट 5 रेड कलर के बिके हैं और बाकी के साथ नीले रंग। नीले रंग के फोन जिन लोगों ने खरीदे हैं उनके लिस्ट चेक करनी है। ये रही साहब लिस्ट। चेतन? लेकिन चेतन तो उस न्यू एज रॉक बैंड का मेंबर है। वो भला अपने ही आदमी का खून क्यों करेगा? ये तो चेतन ही बताएगा। घर चलते हैं, जरा चेतन का एड्रेस है। सर, घर तो बंद है। अब कहाँ ढूंढेंगे चेतन को? घर के अंदर। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। डस्टबिन में फटे हुए कागज हैं। ये तो कोई ड्राइंग जैसा है। लगता है चेतन ने कोई ड्राइंग बनाई होगी और घर से निकलने से पहले इस कागज को फाड़ के चला गया होगा। टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं, पता चल जाएगा इस चेतन ने क्या ड्राइंग बनाई थी। सर, ये तो कोई नक्शा या कोई ब्लूप्रिंट लग रहा है। श्रेया, तो किस जगह का? तो करण के ऑफिस के कैबिन का ब्लूप्रिंट है। करण? सर, ये करण भी तो न्यू एज रॉक बैंड का मेंबर है। सर, ये देखिए, उसके कैबिन में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, सब मार्क किए गए हैं। चेतन के घर पे करण के ऑफिस का मैप क्यों? करण की जान को खतरा तो नहीं है? रॉकी सर की बहुत याद आती है। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था। हाँ यार, वो एक अच्छे कलाकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। सीआईडी यहाँ हमारे ऑफिस। करण का बात क्या है सर? हमें कुछ जरूरी बात करनी है उससे। सर, वो तो बाहर गए हुए। कहाँ गए? सर पता नहीं सर। अजीब बात है सर, स्टाफ को बिना बताए करण कहीं चला गया। करण का कैबिन कहाँ है? वो रहा सर।
ठीक है चलो। सर रुक जाइए सर, सर करण सर के कैबिन में जाना मना है सर। चुप, चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पे खड़ा रहे। सीआईडी के काम में दखल देने का अंजाम जानते हो तुम? मगर सर करण सर ने कहा अंदर केबिन में खतरा है, इसलिए सर किसी को वहाँ मत जाने देना। खतरा है? हाँ सर। फिर तो जरूर जाना पड़ेगा। सर ये कैबिन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस ब्लूप्रिंट में था जो हमें चेतन के घर से मिला था। हाँ श्रेया, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वैसे ही रखे गए जैसे उस नक्शे में मार्क किए गए थे, लेकिन क्यों? तो देखो कुछ मिलता है क्या? जाओ खड़ी। सर गिटार में करंट है। गिटार में करंट है? अरे नहीं सर, सर रॉकी के खून में करण का हाथ है, इसीलिए उसने जानबूझ के ये वाला सेटअप अपनी कैबिन में बनाया ताकि वो शो में होने वाले खून की प्रैक्टिस कर सके। सर ये स्केच देखिए, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिक कनेक्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उस शो में थे। स्टेज और बैक स्टेज में भी सब ऐसे ही फिट किया गया था। ये सारा मामला समझ में आ रहा है। करण और चेतन इन दोनों ने मिलकर रॉकी का खून किया है। मगर सर करण सर ऐसा क्यों करेंगे सर? वो तो पता चल ही जाएगा। पहले ये बताओ, इस कैबिन में करण के साथ कोई और भी आया था? नहीं सर, वो तो हर वक्त काम में बिजी रहते थे, दिन रात अगले शो की तैयारी में ही लगे रहते थे। सर उन्हें तो किसी से मिलने की फुर्सत तक भी नहीं थी। पर सर उसने कहा था कि उसका गला खराब था, इसलिए उसने रॉकी के साथ उस शो में परफॉर्म नहीं किया। वो सब एक झूठ था। उसने हमारे सामने नाटक किया। उसने रॉकी का खून किया और रॉकी को रास्ते से हटा दिया, और अब अपना अलग से शो प्लान कर रहा है। करण का अगला शो कहाँ है? सर पुणे में। पुणे में? सर मोबाइल कंपनी के हिसाब से चेतन के फोन का आखिरी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस हुआ है सर। सर इसी सुनसान जगह पर चेतन ही आया क्यों होगा? यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर है। हो सकता है चेतन यहाँ पे किसी से मिलने आया हो और उसके बाद यहाँ पे आके कहीं छिप गया। पर सर अब हम चेतन को ढूंढेंगे कैसे? वो देखो सामने छोटी सी दुकान दिख रही है, वहाँ चल के पूछते हैं। कहिए साहब, क्या लेंगे? चाय, कॉफी या फिर गर्मा गर्म समोसे? जी नहीं, बस आप इतना बता दीजिए कि आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? हाँ साहब, देखा साहब। ये मेरे ढाबे पे आया था। कितनी देर पहले आया था यार? यही कोई 1.5-2 घंटा हुआ होगा। मैंने उससे पूछा भी कि कुछ खाना पीना है, तो बोला नहीं, खाने पीने का वक्त नहीं है उसके पास। फिर वहाँ कोने में बैठकर किसी का इंतजार करने लगा। फिर कोई मिलने आया इससे? हाँ साहब, एक गाड़ी आई थी और गाड़ी को देखते ही उसकी ओर भागा। अब फिर दोनों साहब, गाड़ी में कोई बैठा हुआ था, दोनों में कुछ खुसुर फुसुर हुई और फिर गाड़ी वाले ने अटैची इसको दी और चला गया। गाड़ी वाले को देखा? नहीं मैडम, असल में हुआ क्या कि ये आदमी ठीक गाड़ी वाले के सामने आकर खड़ा हो गया, तो मैं गाड़ी वाले की शक्ल नहीं देख पाया। अच्छा, गाड़ी का नंबर या फिर कौन से रंग की गाड़ी थी, कुछ याद है तुम्हें? नंबर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ गाड़ी सफेद रंग की थी। ये दोनों साथ में क्या थे? नहीं साहब, गाड़ी वाला तो अलग निकला था और ये जो लड़का था, ये 5 मिनट बाद एक बस आई, उस पर बैठ के निकला। हरे रंग की एक पैसेंजर मिनी बस थी, ये हेटी ट्रेवल्स की। अच्छा, बता सकते हो कि ये बस कहाँ गई होगी? साहब, हेटी ट्रेवल्स की अधिकतर बसें यहाँ से पूना की ओर जाती हैं। वो बस यहाँ से कितनी देर पहले निकली? करीब आधा घंटा हुआ होगा। ठीक है, थैंक्स। हेलो एवरीवन। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था। तो अपने दिलों को थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं आपके दिलों की धड़कनों को तेज करने द वन एंड ओनली मिस्टर करण।
हेलो गाइस, क्या आप सब तैयार हैं मेरे इस शो को रंगीन बनाने के लिए? क्या आप सब मेरे साथ झूमेंगे? मेरे साथ गाएंगे भी? नहीं। सीआईडी यहाँ? हाँ, आप लोग सब प्लीज बाहर जाइए। हम करण जी का शो अकेले में देखना चाहते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। चलो चलिए चलिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रुक जाइए आप सब लोग। ये मेरे जिंदगी का पहला शो है। मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं ही नंबर 1 रॉकस्टार हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा गला खराब है, अब तुम गाओगे कैसे? वही तो, बेसुरा गाने से तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। देखिए, वो तो मैंने कुछ नहीं किया। तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम रॉकी के साथ स्टेज पर नहीं थे। पर सच तो ये है कि रॉकी को तुमने मार डाला और अब खुद रॉकस्टार बनने चले हो। चलो चलो सब लोग उतरो, लाद स्टॉप आ गया। चलो चलो सब लोग उतरो, लाद स्टॉप आ गया। चलो हो रहा है चेतन, बस से उतर। सर बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, ऐसा लग रहा है काफी डरा हुआ है। गलत काम करेगा तो डरेगा ही। ठीक है। प्लीज 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 हटिए हटिए प्लीज। माय गॉड, ये तो मर गया। मर गया? अचानक क्या हो गया इसे? सर शरीर पे किसी भी घाव के निशान नहीं। फिर इसकी मौत हुई कैसे? बताओ करण, एक कलाकार होने के बावजूद भी क्यों किया तुमने ये? है? क्यों किया? बताओ। मेरा बेटा कहाँ है? करण, करण, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? आप क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े? मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह किया है गुनाह करण ने। रॉकी का खून किया है। खून? नहीं नहीं एसीपी साहब, लगता है आपसे कोई भूल हो गई है। देखिए, मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। अच्छा, करण के ऑफिस में वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बिजली के तार क्यों जुड़ गए? और वो स्टेज का स्केच, वो कहां से आया जहां पे रॉकी की मौत हुई थी? सर, मैं मानता हूं मैं रॉकी को मारना चाहता था। मैंने वो इलेक्ट्रिक वायरिंग भी की, स्टेज पर रबर सॉल्यूशन भी लगाया,
और रॉकी को जलाकर मार देने का प्लान भी बनाया, पर यकीन कीजिए सर, मैंने रॉकी को नहीं मारा है। मैंने तो लास्ट समय अपना प्लान बदल दिया था सर। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम नहीं मारा है रॉकी को, और तुमने चेतन को अपने प्लान में शामिल कर लिया ताकि सारा इल्जाम उस पर जाए। कौन चेतन? वही चेतन जो तुम्हारे रॉक बैंड का मेंबर था, समझा? सर, चेतन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। अच्छा, रॉकी का खून तुमने नहीं किया, चेतन के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। सब पता लगा लेंगे करण, सब पता लगा लेंगे। सचिन, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसे लगता है कि इस करण की बातों में कोई सच्चाई है। सर, अगर ये चेतन करण से मिला हुआ नहीं है तो चेतन के घर में करण के ऑफिस का ब्लूप्रिंट कैसे आया? और फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग पे जगह जगह मार्किंग की गई थी। लगता है ये चेतन करण की कॉपी कर रहा था ताकि रॉकी के खून का इल्जाम इस करण पर आ जाए। पर सर, चेतन को किसने मारा हुआ? कोई और है सचिन, कोई तीसरा, जिसने चेतन के हाथों रॉकी को मरवा दिया और फिर अपना काम होते ही चेतन को भी ऊपर भेज दिया। पर है कौन ये तीसरा? साउंड के रेजिग्नेशन दे दे, इस्तीफा दे दे। क्यों दे दूं भाई इस्तीफा? क्योंकि तुझे अब तक पता नहीं चला कि चेतन को मारा कैसे। तुम्हें कैसे मालूम नहीं पता लगा पाया है? अरे यार, आधी बात पता चल चुकी है। तो फिर बता ना जल्दी। देखो, इसकी मौत जहर देने की वजह से हुई। क्या जहर दे के? हाँ, जहर दे के। अब जहर कैसे दिया गया है इस बात का पता लगना बाकी है। अभी पता लगता है ना यार, एक मिनट रुको ना यार तुम। ये इसी बात का शक था मुझे। ये देखो, ये निशान बॉस, ये सुई का निशान किसी ने यहीं से इंजेक्ट करके इसकी बॉडी में जहर पहुंचाया है। लेकिन सर, चेतन तो हमारे सामने बस से उतरा, बिल्कुल ठीक ठाक था। और जब हमने इसका पीछा किया तब भी बिल्कुल ठीक ठाक था। और सर, वो मरा भी हमारे सामने, हमने तो नहीं देखा किसी को उसे इंजेक्ट करते हुए। सचिन, इसे 15-20 मिनट पहले ही जहर दिया गया था। बॉस, ये स्लो पॉइजन है, 15-20 मिनट के बाद असर करता है। तो इसका मतलब है चेतन को पॉइजन दिया गया बस में। मतलब खूनी बस में ही था जब चेतन बस में था। मगर सर, चेतन को अगर बस में इंजेक्शन दिया गया तो उसे पता कैसे नहीं चला? भीड़ थी निखिल, बस में भीड़ थी, भीड़ का फायदा उठाया होगा खूनी ने। लेकिन सर, अब खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। तो फिर टाइम पास क्यों कर रहा है? अबे बता ना जल्दी। बॉस, इसकी कलाई पर एक चमड़े का बेल्ट था, उस पर और इसकी कलाई पर मुझे उंगलियों के निशान मिले। किसके निशान मिले सारुण के? अब इसकी उंगलियों के तो है नहीं, तो शायद वो निशान खूनी के होंगे। अगर ये उंगलियों के निशान खूनी के हैं तो फिर हुआ ये होगा कि जब खूनी चेतन को इंजेक्शन देना चाहता था तो किसी वजह से उसने चेतन की कलाई पकड़ ली, मगर कलाई पर था लेदर बैंड, तो बस आ गए उसकी उंगलियों के निशान उस लेदर बैंड पर। लेकिन सर, बस में तो बहुत सारे लोग थे, ये पता कैसे चलेगा कि वो उंगलियों के निशान है किसके? पता तो लगाना पड़ेगा सचिन कि वो उंगलियों के निशान है किसके। पता तो लगाना पड़ेगा। है एक तरीका है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हैट्टी ट्रैवल्स के एनुअल लकी ड्रॉ में। मैडम। जी सर जी।
दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हैट्टी ट्रैवल्स के एनुअल लकी ड्रॉ में। 12 दिसंबर को हमारी कंपनी की सालगिरह थी और 12 दिसंबर को जो लोग हमारी कंपनी की बस में ट्रैवल कर रहे थे उन सबको मिलेगा एक तोहफा। मुझे तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में पहले मालूम ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी ये खबर अखबार में पढ़ी। देखते हैं आज सरप्राइज गिफ्ट क्या मिलता है। और उनमें से किसी एक लकी आदमी को मिलेगा जैकपॉट, जो कि है 2 लाख रुपए का। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा और वो है ये फॉर्म, साधारण सा फॉर्म, वो आपको भरना होगा। तो फिर देर किस बात की है? आइए एक एक करके फॉर्म भरिए और अपने अंगूठे का निशान छोड़कर जाइए इसमें। ये लीजिए। मैडम, ये सारे के सारे फॉर्म स्कैन कर लो, नेट पे डालेंगे ना? जी सर जी। सर जी, ये लीजिए, ये मिल गया आपका लकी विनर का नाम। आइए, ये देखिए। दोस्तों, आप सबका इंतजार अब खत्म हुआ। अब हम घोषित करने जा रहे हैं विनर का नाम, जो कि है मिस्टर जगन। मैं जगन हूं, मैंने जैकपॉट जीत लिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो, मैंने 2 लाख रुपए जीते। 2 लाख! सर, कहाँ लेना है? आपके लिए हमने और भी कुछ सोच के रखा। उससे भी बड़ा सर? उससे भी बड़ा क्या सर? जेल का। जेल? जगन बाबू, सारी जिंदगी जेल में रहने का इनाम। ये कैसा मजाक है? मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैंने ऐसा क्या किया है सर? चेतन का खून किया है, जहरीली सुई चुभोकर। मैं खून? तुम्हें पकड़ने के लिए इतनी बड़ी प्रतियोगिता रखी है, इनाम क्या तेरा बाप लेगा? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं छोड़ दो सर, छोड़ दो मुझे। अब बोल, चेतन का खून क्यों किया तूने? सर, मुझे पैसे मिलने थे उसके सर। कौन देने वाला था पैसे तुझे? आज रात को मिलेगा वो आदमी मुझसे सर। तो आज रात को हम भी मिलते हैं उससे। सेठ, वक्त के बहुत पाबंद हो तुम, मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। सेठ, मुझे मेरे पैसे दे दो सेठ। यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा सेठ। मुझे फौरन निकलना है। आखिर तुमने मेरा काम किया है, इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। हाँ सेठ। ये रहा तुम्हारा इनाम, देखना चाहोगे? बंदूक? हाँ, बंदूक। क्या मजाक है सेठ? ये मजाक नहीं और ना ही ये कोई खिलौना है, ये असली बंदूक है और चलती भी है। और
इसीलिए तो अगली गोली तेरे सीने के पार होगी। सर, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने तो हेल्प किया आपकी। इसीलिए तो अब तुम मेरे लिए एक खतरा बन चुके हो, और मैं खतरों को पालता नहीं हूँ, उन्हें खत्म कर देता हूँ। फिनिश। बाय जगन। अब तुम मेरे लिए एक खतरा बन चुके हो, और मैं खतरों को पालता नहीं हूँ, उन्हें खत्म कर देता हूँ। फिनिश। बाय जगन। परिमल जी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, कभी कभी आदमी को ज्यादा चालाकी भारी पड़ जाती है परिमल जी। लोगों को इनाम देने का बहुत शौक है ना, अब सीआईडी का इनाम चाहिए। हाँ, मैंने ही मारा रॉकी और चेतन को। क्यों? हाँ? क्यों मारा तुमने रॉकी और चेतन? तुम तो रॉक बैंड के गुरु थे ना? गुरु? क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया था। उसकी मौत का बदला लिया है मैंने। मौत का बदला? मतलब? क्योंकि उनकी वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या की थी। वो कैसे? मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता था, उसकी आवाज में जादू था। बहुत जल्दी वो बहुत पॉपुलर होने वाला था। बस ये रॉकी और करण जलते थे उससे। इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे का करियर बर्बाद करने का प्लान बनाया। इन्होंने उसे कोई ऐसी ड्रग्स खिला दी जिससे वो बीमार पड़ गया। उसका गला खराब हो गया। धीरे धीरे करके उसने गाना ही छोड़ दिया और डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन इन सब हालात से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ रॉकी और करण ने किया? क्योंकि मेरे बेटे के मरने के बाद एक दिन मैंने रॉकी और करण की बातें सुन ली थी, मगर उन्हें नहीं पता था कि मुझे उनकी असलियत पता चल चुकी है। और इसलिए तुमने रॉकी को मार डाला? हाँ, मगर रॉकी को मारने का प्लान करण का था, और ये बात मुझे पता चल गई थी। मैं हमेशा करण पर नजर रखे हुए था। और चेतन को क्यों मार डाला? क्योंकि रॉकी को मारने का सारा काम मैंने चेतन से ही करवाया था। वो इलेक्ट्रिक करंट का तार भी उसी ने लगाया था। चेतन मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बारे में आप लोगों के सामने मुंह न खोल बैठे, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदले की आग में तुम दो लोगों की जानें लो। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, और इस जुर्म की सजा तो सिर्फ फांसी ही है। फांसी।